Hey guys, welcome to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider, Nisha Sharma. So, कैसे हो आप और कैसे चल रही है पढ़ाई? I think both are going good. So guys, बहुत सारे बच्चों का एक ही डाउट, एक ही क्वेश्चन, एक ही टेंशन, एक ही स्ट्रेस, मैम रीट को कैसे पास करें, रीट में कैसे नंबर लें, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। अब आपको पता है अपकमिंग एग्जाम अपना रीट का ही है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अब आपको जरूरत है एक रणनीति की, आप रीट में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो अपना माइंड मेकअप कर लो, रीट इज नॉट लाइक द अनदर टेट एग्जाम्स। जैसे सी टेट वगैरह हम दे देते हैं, आसानी से पास हो जाते हैं, यूपी टेट दे देते हैं, बहुत इजीली हम क्रैक आउट कर लेते हैं उन एग्जाम्स को, क्योंकि बहुत हाई लेवल नहीं होता। बट सबसे मेन तो रीट को आप टेट एग्जाम से कंपेयर ना करें। रीट इज अ एग्जाम ऑफ जॉब। कहने का मतलब है, जैसे हम बाकी टेट में तो कहते हैं भाई 90 नंबर आ जाएंगे और कहानी खत्म है, बस इतना ही सोचते हैं। बट रीट में आपको पास थोड़ी ना होना है, रीट में आपको पास तो होना ही नहीं है। रीट में तो आपको टॉपर लिस्ट में आना है ना। 18 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 18 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और 18 लाख में से आपको सिलेक्शन लेने 1800 ने मुश्किल से जाके। तो आप एक एवरेज तो देखो कितना बड़ा एवरेज है, मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है। तो भाई हमें तो एक ही शीट चाहिए। मुझे पता है ये बात बोलने में बहुत मधुर लगती है ना। बहुत सारे टीचर मोटिवेट कर देते हैं, कोई बात नहीं आपको एक ही तो चाहिए, बट वो एक ही कैसे मिलेगी ये मैटर करता है। कहना आसान है, मेहनत करना उतना ही मुश्किल है, जो हम कर नहीं पाते आज के टाइम में, ठीक है। बट एक छोटी सी बात है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं बना, जैसे कि अपने आजकल के महान बच्चे मांगते हैं, ऐसा कोई भाई शॉर्टकट फार्मूला नहीं बना है। तो रीट के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका एग्जाम डेफिनेटली टॉप लिस्ट में आएगा। आपको पास नहीं करना, एटलीस्ट प्रिपेयर योर माइंड फॉर 130। आई सेड प्रिपेयर योर माइंड फॉर 130 मार्क्स। इफ यू प्रिपेयर्ड देन यू गॉट सिलेक्शन, अदरवाइज नॉट। ये आपका जॉब का एग्जाम है। आपको पता है इसके बाद जो वैकेंसीज निकलेंगी सीधा रीट के नंबरों के आधार पे, एकेडमिक मार्क्स के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये नंबर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो यहाँ आप ये सोच के चल रहे हो आप 90 ले रहे हो, आप 100 ले रहे हो, पिछली बार 95 वाले का हो गया था, अब वो चीज़ें नहीं रही भाई। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कंपटीशन हो चुका है, बहुत चीज़ें इंक्रीज हो चुकी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अकेडमीज, बहुत चीज़ें बढ़ चुकी हैं। आप सोच रहे हो आप मुझसे पढ़ रहे हो, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ सब पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया पढ़ रही है। कहने का मतलब नाउ द टाइम इज कॉम्पिटिशन, नाउ द टाइम फॉर कॉम्पिटिशन, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर वो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि मुझे बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन फाइट करना है। तो सबसे पहले तो अपना माइंड मेकअप 130 प्लस बना के चलें, टारगेट 130 प्लस, ठीक है। इट्स ध्यान रखिए पहला टारगेट। दूसरी चीज़ आप स्ट्रेटेजी कैसे बनाई, पढ़ना कैसे है। अब मैं यहाँ पे सिलेबस वगैरह डिस्क्राइब करने वाली नहीं हूँ, सबको पता है सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस एवरीबडी नोस, आपका सीडीपी का सेक्शन है, फिर आपका लैंग्वेजेस का सेक्शन है और फिर आपका सब्जेक्ट्स का सेक्शन है। अब आपको पढ़ना कैसे है, ध्यान से वो समझ लीजिए, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। आप ये देखो कि आपको मैं ये नहीं कह रही कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसके लिए तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ और आई थिंक पढ़ा भी चुकी हूँ आप लोगों को। अब सिर्फ आपको एक रणनीति बता रही हूँ कि एग्जाम क्रैक कैसे करना है, एग्जाम में टॉप कैसे करना है, वो चीज़ बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ कि पॉइंट आउट योर हाइएस्ट स्कोरिंग सेक्शन, पॉइंट आउट योर हाइएस्ट स्कोरिंग सेक्शन। हाइएस्ट स्कोरिंग सेक्शन का मतलब जिस सेक्शन को लेके आप कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा ये सेक्शन बहुत बेहतरीन है, ठीक है। सबसे पहले आप उस सेक्शन को रिवाइज करके अलग रख दें। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, सपोज हम छोटा सा एग्जांपल ले लें, हिंदी को ले ले। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है यार हिंदी तो मुझे आती है, हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और सच्चाई भी है, हमें आती है हिंदी। लेकिन जो चीज़ हमें आती है, हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उसको पढ़ते नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसको पढ़ते नहीं है सोच के कि यार ये तो मुझे बहुत अच्छी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े भी मैं अच्छा स्कोर कर लूँगा। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट है, जहाँ से आपको लगे कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरा बहुत बेस्ट है, यहाँ से तो मेरे नंबर कटने ही नहीं चाहिए, उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा और शिद्दत से पढ़ लो। तो जहाँ आप 16-17 बिना पढ़े स्कोर कर सकते हो, आप पढ़ के 25 प्लस स्कोर इजीली कर सकते हो। मीन्स सबसे पहले अपना बेस्ट सेक्शन को चूज कीजिए। उस बेस्ट सेक्शन को, वो जरूरी नहीं है हिंदी हो, किसी का साइकोलॉजी हो सकता है, कोई मैथ का एक्सपर्ट है तो उसका मैथ हो सकता है, किसी का एसएसटी हो सकता है, किसी का साइंस, कोई साइंस में एक्सपर्ट हो सकता है। कहने का मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, वो कोई भी हो सकता है। मैंने तो एक जनरल एग्जांपल हिंदी का दिया क्योंकि हिंदी सबको आती है इसलिए, लेकिन वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना बेस्ट सेक्शन चूज करना है। फिर आपने देखा यार दिस इज गोइंग टू बी माई बेस्ट सेक्शन, ये मेरा बेस्ट सेक्शन है,
फिर आपको उस सेक्शन पे अपना जी जान लगा देना है सबसे पहले शुरू के 5-7 दिन। अभी क्योंकि अभी के हिसाब से बता रही हूँ ना, अभी तो 45+ डेज बाकी हैं, नियर अबाउट 20। आज ये वीडियो कोई बच्चा बाद में भी देखेगा, बट मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, लगभग 1 मार्च होने वाला है और 25 अप्रैल को वीडियो आपका पेपर है। आपको पता अब तक तो 25 अप्रैल है, हम उसी को मान के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लगभग मतलब 1 महीना 25 दिन, ठीक है, बहुत है ये टाइम यदि शिद्दत से पढ़ोगे तो। और ये उनके लिए जिन्होंने कंटेंट को क्लियर कर लिया है, और कंटेंट नहीं भी किया तो भी टाइम है, बस दिमाग लगाना जो मैं बता रही हूँ चीज़ों पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने हाईएस्ट सेक्शन को चूज करो, देन यू क्लिक योर हाईएस्ट सेक्शन। आपका जो भी है सबसे पहले आप 5-6 दिन लगा के उसको पूरा रिवाइज कर डालो और उसके एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर डालो। उससे क्या आपका माइंड मेकअप हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ये सब्जेक्ट मेरा बेस्ट था यार, मैंने तो बहुत बेस्ट कर लिया। क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, जो सब्जेक्ट हमारा बेस्ट होता है हम उसको पढ़ते नहीं है, ये सोच के कि इसके नंबर तो मेरे नहीं कटेंगे, मतलब बस, ठीक है। तो जिसमें नहीं कटेंगे उसमें तो नहीं कटने चाहिए, तो उसको द बेस्ट करो, पहली बात। फिर आपको पता है सेकंड तरीका क्या होता है, फिर अपने वीकेस्ट सेक्शन पे देखो कि अभी तो टाइम है आपके पास इस महीने में उस सेक्शन को सीखने का। अप्रैल में बिल्कुल भी आप पढ़ने पे ध्यान नहीं दोगे, अप्रैल में तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। अप्रैल का महीना आप छोड़ दो, आपको जितनी भी पढ़ाई करनी है ना मार्च में करनी है, जितनी भी पढ़ाई और कंटेंट क्लियर करने हैं मार्च में करने हैं। अप्रैल में आप किसी भी टाइप से कोई टॉपिक नहीं पढ़ोगे, अप्रैल में आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट करने हैं, ठीक है ना। अप्रैल में सिर्फ प्रैक्टिस सेट करने हैं, जितनी पढ़ाई करनी है आपने मार्च में करना है, सीधी सी बात है। यदि कोई बच्चा अप्रैल में भी फ्रेश पढ़ने की सोचता है और वो फिर यहाँ नहीं स्कोर करेगा, क्योंकि यहाँ हमने कोई पेपर नहीं पास करना, एस्टेट सीटेट नहीं पास करना कि आपको 15 दिन पहले भी आपने एडमिशन ले लिया कोर्स में और आप पास हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर 90 नंबर नहीं लेने। तो सबसे पहले अपना माइंड ये सेट करके रखा करो, ठीक है। फिर अपना वीकेस्ट सेक्शन को आप देखो, तो मार्च का महीना है आपके पास, आपके वीकेस्ट सेक्शन को आप इम्प्रूव करो, ठीक है। फिर जो पत्थर की लकीर होती है, आप किसी भी एग्जाम को देते हो, जैसे राजस्थान का दे रहे हो तो राजस्थान बोर्ड की बुक, अब राजस्थान की बोर्ड की बुक्स में कुछ बहुत खास और डिफरेंट नहीं है, टॉपिक्स लगभग वही होते हैं। तो आप एनसीईआरटी देखो, अब जो राजस्थान साइड रहते हैं उनके लिए बहुत इजी है, राजस्थान की बुक उनको इजीली अवेल हो जाती है, बट हरियाणा साइड के लोगों को नहीं मिल पाती मान राजस्थान की। बट आजकल तो चीज़ें हैं पॉसिबल, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सब कुछ है, तो मिल जाती हैं चीज़ें। बट मेरा मतलब है कि ट्राई टू गिव द प्रेफरेंस टू आरबीएसई और एनसीईआरटी बोथ आर, क्योंकि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका एसएसटी है, आपका साइंस है, वैसे तो हम इसी को बेस बना के पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं जनरल आपको बता रही हूँ कि यदि आपके पास टाइम है तो 5, बस अपना टारगेट बना लो कि मैंने 5 दिन से ऊपर नहीं लगाना इन किताबों को पढ़ने में, 5 से 10 दिन बस, लास्ट 10 दिन ले लो भाई, 10 दिन, 5 दिन में तो नहीं पढ़ी जानी, झूठी बात, ठीक है। आप 10 दिन बना लो कि 10 दिन का मेरा टारगेट है कि 10 दिन से ज़्यादा मैं इन किताबों को पढ़ने में नहीं लूंगा और 10 दिन में मैंने ये खत्म कर देनी है। तो भाई इन किताबों को आप बिल्कुल भी ना छोड़े, ठीक है, ये किताबें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तीसरा सबसे ज़्यादा जो फेलियर का कारण कहूँगी मैं, फेलियर का कारण कहूँगी डिपेंडेंट होना। अब कुछ बच्चों को बुरा भी लगेगा जब मैं बोलूँगी, बट मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ, और फील हो तो आई एम सॉरी फॉर डैट। ये मत सोचना मैं किसी स्पेशल बच्चे को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि किसी ने मुझसे कुछ पीडीएफ मांगी तो मैं कह रही हूँ, मैं एक जनरल सा बात बता रही हूँ। आजकल के बच्चे ओवर डिपेंडेंट हैं। ओवर डिपेंडेंट मतलब समझ रहे हो, आत्मनिर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर पे, ठीक है। अब मैं आपको एक सीधी सी बात बताती हूँ, आपको गाइडलाइन लेनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ कह देते हैं गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, ये है वो है, बट मैं कहती हूँ आपको एक परफेक्ट गाइडलाइन लेनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप किसी से भी गाइडलाइन ले रहे हो, आप मुझसे ले रहे हो गाइडलाइन, इन द सेंस आप जो भी पढ़ रहे हो, आपको अपना गुरु मान के, मेंटर मान के आप उस पर फेथ रखो, ये अलग चीज़ है, लेकिन आप उसी पे डिपेंड हो जाते हो, दिस इज द रीज़न ऑफ योर फेलियर, दिस इज द सिंगल रीज़न ऑफ द फेलियर। अब कुछ बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ले ली, ठीक है, मेरा भी रीड का बैच चल रहा है, नो डाउट। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट कि मैं अपनी तरफ से, देखो टीचर का काम क्या होता है, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगी, लेकिन बच्चे ये सोचते हैं निशा मैम जो देगी उसके अलावा तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं पढ़ना। मैं अब भी कह रही हूँ कंटेंट के लिए आपको उसके अलावा नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि भाई मैम ने पढ़ाया उसके बस मैंने उसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके अलावा आपको करने होते हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस। कहने का मतलब अपने मेंटर के ऊपर फेथ मत करो, फेथ करो, लेकिन मेरा कहने का मतलब अपने लिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव बनने का मतलब क्या है, आपने कोर्स परचेज कर लिया तो ये मत सोचना, मैं आपको एक छोटी सी बात लिख के देख रखी हूँ, दुनिया का कोई भी टीचर ये कहता है कि मैं ही तुम्हें सिलेक्शन दिलवा दूंगा, दिस इज टोटली रॉन्ग।
दुनिया में सिलेक्शन लेने वाले सिर्फ आप हो, सिर्फ आप, सिर्फ आप और सिर्फ आप। मैं आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकती, मेरी पढ़ाई आपके लिए गाइडलाइन होगी। हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, हम आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लगेगा अरे यार यूं ही कोर्स खरीदा, मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि हम आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँ ना मैं सिलेक्शन दिलवा दूंगी, ये मेरी भूल है। सिलेक्शन आप लोग लेंगे, आप लोगों की मेहनत लेगी, आप लोगों के एफर्ट्स लेंगे, आप लोगों के डे और नाइट जागना आपको मेहनत दिलवाएगा। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे बिना सिर पैर की मेहनत करते रहते हैं, उनके पास गाइडेंस ही नहीं होती, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो उसके लिए आप कोचिंग ले रहे हो, उसके लिए आप गाइडेंस ले रहे हो, डेट इज गुड, ये अच्छी बात है, मैं नहीं कह रही बुरी बात है। लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो कहने का मतलब आप ये मत सोचो कि टीचर ने 5 क्वेश्चन भेजे तभी मैं 5 क्वेश्चन करूंगा। मैंने ये प्रॉब्लम देखी है बच्चों में कि मैंने 5 क्वेश्चन नहीं दिए जब तक 5 क्वेश्चन नहीं पढ़ने मेरे को, बस दिस इज द रीजन कि आप सिलेक्शन से हट जाते हो। आप इंतजार मत करो कि मैडम मुझे 5 क्वेश्चन परोसेगी तभी मैं उस 5 क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। अरे माय डियर, आपको नौकरी लगना है तो मैडम आपको 100% एक क्या बोलते हैं 8-10 किताबें पढ़ के उनका निचोड़ आपके सामने क्लास के रूप में लाके रख दिया। उस निचोड़ को पढ़ने के बाद आप ये मत सोचो कि मैं आपको 5 क्वेश्चन भी दूं, आप ये सोचो भाई मेरे पास जो प्रैक्टिस सेट पड़ा है मैंने उसको लगाना है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर हैं कि आप क्वेश्चन अपने आप ठीक करोगे। कहने का मतलब मेरा आप समझ गए होगे ना कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैंने कोचिंग ले लिया तो मैंने तो कुछ करना ही नहीं है, तो आपको भी करना है। कोचिंग लेने के बाद भी आपको पढ़ना है, और आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज। कोचिंग लेने के बाद आपको कंटेंट की टेंशन नहीं है कि ये कंटेंट कहाँ से पढूं, ये कहाँ से पढूं, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैं नहीं कह रही कि कोचिंग लो, मैं जस्ट आपको बता रही हूं कि जो सबसे बड़ी फेलियर का रीजन होता है वो होता है डिपेंडेंट होना। डिपेंडेंट मत हो माय डियर, ये सोचो कि मुझे नौकरी लगना है, मेरे सपने हैं, मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाना है, मैम अपना बेस्ट दे रहे हैं तो भाई मैं अपना 200% दूं। मैंने अपना 100% दिया तो आपने 200% देना है। यदि आप 200% नहीं दोगे ना तो आपका रिजल्ट भी 135 नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन लेने के लिए जिद जरूरी है। तो सबसे मेन बात मैं इसलिए ये बात कही है कि भाई कई बच्चे कोचिंग लेके अपना एक तिनका भी हिलाना नहीं चाहते कि भाई मैंने तो कोचिंग ले ली, मैं क्यों एमसीक्यूज करूं, मैं क्यों करूं, मैडम ही जब करवाएगी अगले महीने करवाएगी। अरे उससे पहले यदि आपने कंटेंट पूरा कर लिया तो क्या दिक्कत है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने में। तो कहने का मतलब आपके नाम मैंने सिर्फ एक ही बात छोड़ी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने ज्यादा हो उतनी ज्यादा बच्चे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका सिलेक्शन रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। जो बंदा आपको कहे मैं ही सिलेक्शन दिलवा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहूँ मैं सिलेक्शन दिलवा दूंगी, अरे तू घर जाके पढ़ी मत, मैं कैसे सिलेक्शन दिखा दूंगी। तूने मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखा ही नहीं है तो मैं कैसे सिलेक्शन दिखा दूंगी। आपने वीडियोस को देख के एमसीक्यूज ही नहीं करे तो मैं कैसे सिलेक्शन दिलवा दूंगी। कहने का मतलब दुनिया में जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। आप भी ढूंढ के दिखाओ, आपके जैसा दूसरा बंदा आपको नहीं मिलना, ठीक है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझो कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, मैं ही टॉप करके दिखाऊंगा। एक शीट तो मैंने लेनी है, मैंने पैसे भर रखे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। फिर डाइवर्सिटी से बचे, विभिन्नताओं से बचे, जगह जगह टाइम वेस्ट ना करें। आजकल जो आप दुनिया भर का सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हो, प्लीज 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 1 और 1.5 महीना है, जिंदगी बदल जाएगी, यकीन मानना। अपने आप को थोड़ा सा इस इंटरनेट भरी दुनिया से दूर कर लो, सिर्फ इसको पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो। सिर्फ टाइम, आज भी मुझे पता है सीटेट का रिजल्ट आया होगा, दुनिया भर का आपने टाइम पास किया होगा, तो प्लीज टाइम पास करना छोड़ो और बस सीरियसली शिद्दत से पढ़ना शुरू करो। आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती सिलेक्शन लेने से, ठीक है। आपको सिलेक्शन, फिर आपको क्या करना है, अपनी मार्केट से कोई भी पहले तो प्रैक्टिस बुक ले लेनी है। प्रैक्टिस बुक ट्राई करना कि ऐसी लें जो टॉपिक वाइज हो, उसमें क्या है मोर कंफर्ट हो जाते हैं। मैं स्पेशली किसी को नहीं रिकमेंड कर रही, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी बुक देखी हैं, वो भी अच्छी लग जाती है, वो भी अच्छी लग जाती है, वो भी अच्छी लग जाती है। सीधी सी बात है, आपको मार्केट जाना है और मार्केट जाके आपको देखना है किस बुक में स्टैंडर्ड लैंग्वेज में चीजें दी हुई हैं। और हरियाणा के स्टूडेंट्स के खासकर मैं एक अपील करूंगी कि हरियाणा के स्टूडेंट राजस्थान साइड के पब्लिकेशन को लेने की कोशिश करें, ठीक है। हरियाणा साइड के पब्लिकेशंस में वो राजस्थान की फीलिंग आपको शायद ना मिले, तो राजस्थान साइड के पब्लिकेशंस को लेने की कोशिश करें और वहां से अपना प्रैक्टिस करें, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने से आपका क्या हो जाता है, एक माइंड मेकअप हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करें, आप टाइम लिमिट अपनी बाउंड करें। रोज आपने रात को सोने से पहले एक सेट लगा के सोना है। 15 मार्च तक आप पढ़ लो, आप है ना 20 मार्च तक भी पढ़ लो, आप 30 मार्च तक भी पढ़ लो, पढ़ो। मेरी तो पढ़ाई अपने आप में क्वेश्चंस होती है, जो एक एक लाइन अपने आप में क्वेश्चंस होती हैं, लेकिन अप्रैल आप पढ़ने के लिए नहीं छोड़ोगे। अप्रैल सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए छोड़ोगे, और कोई कंटेंट भूल जाता है तो उसको आप चेक कर सकते हो।
दूसरी सबसे बड़ी गलती, बच्चा कलेक्शन में लगा रहता है। कलेक्शन इन द सेंस, समझिए, मैंने मैडम से पीडीएफ ले ली, मैंने वहाँ से पीडीएफ ले ली, मैंने उस टेलीग्राम से पीडीएफ ले ली, मैंने उससे पीडीएफ ले ली, और अपने दिमाग को पागल बना लेते हो आप। ठीक है, क्या आप इस पीडीएफ को, इस पीडीएफ को, इस पीडीएफ को, इस पीडीएफ को पढ़ लेते हो? नहीं पढ़ते। मेरा मतलब क्या है, आप 50 किताबों में सिर मत मारना, प्लीज प्लीज प्लीज। आप अच्छी 2 बुक ले लो, लेकिन आप उन 2 बुक को 5 बार पढ़ लो, आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब बुक की बात आती है, कई बच्चों को कुछ महान सद्विचार होते हैं कि कोई एक किताब बता दो मैडम जिसको पढ़ के हम पास हो जाएं। एक किताब को पढ़ के कोई भी बच्चा पास नहीं हो सकता। जब हम अपना कंटेंट बनाते हैं ना, जब मैंने अपना साइकोलॉजी का कंटेंट बनाया था, मुझे आज भी याद है पहली बार, और अब भी मैं अपडेट करती रहती हूँ। मैंने बीएड वाली बुक से बनाया, मैंने एमएड वाली बुक से बनाया, मैंने मंगल वाली बुक से बनाया, मैंने राजस्थान साइड की किताबों से बनाया। जब हम अपना एक चैप्टर तैयार करते हैं ना बच्चे, उसमें वो जान डालनी पड़ती है। 3 से 4 से 5 किताब मिला के टीचर ने आपको परोस दिया, ठीक है, लेकिन आपने 5 किताबें नहीं खरीदनी, वो एक टीचर का काम है, हम खरीद रहे हैं। आप एक स्टूडेंट हो, आपने एक ही बुक को खरीदना है, लेकिन जो सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, अब सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, कलेक्शन में लगे रहते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। आप एक बुक को पढ़ लिया, दूसरी को पढ़ लिया, ऐसे कभी आपकी तैयारी ही नहीं होगी। आप एक बुक को अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे, 3 टाइम 2 टाइम आप रिपीट करेंगे। आपने पहली बार बुक को पढ़ा, आप देखो, आपको मतलब बुक को रटना नहीं है, याद नहीं करना है, आपने सरसरी रीडिंग लेनी है। जब आप दूसरी बार पढ़ोगे, उसको हाईलाइट्स करते जाओ, पॉइंट्स आउट करते जाओ, तीसरी बार आप पढ़ोगे ना, यकीन मानो आपको किताब याद हो जाएगी। पहली बार में किसी को याद नहीं होती, बच्चे कहते हैं जी याद नहीं होती, याद नहीं होती, रिवाइज नहीं होता। अरे पहली बार में याद होएगी नहीं। आप करते क्या हो, एक पीडीएफ पढ़ लेते हो, दूसरी का प्रिंट आउट निकाल लेते हो, तीसरी पढ़ लेते हो, कुछ नहीं होगा ऐसे। एक ही चीज से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ठीक है। एक चीज को बार 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 करो। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान, पत्थर पे भी निशान पड़ देती है। और कभी भी एक किताब मत खरीदना। आप ये सोचोगे ना कि एक ऐसी बुक खरीद लूं जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, उसमें साइकोलॉजी भी है, हिंदी भी, इंग्लिश है, ऐसी बुक आपको जिंदगी में कभी सफल नहीं करवाएगी। सब्जेक्ट वाइज बुक लेना है, एक स्पेसिफिक जो सबसे बेस्ट है अपने सब्जेक्ट की वो बुक उठाओ, दूसरी वो बुक उठाओ। कहने का मतलब एक सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट आपके पास 1 या 2 बुक तो हो भाई, बस। 2 से ज्यादा मैं नहीं कहती कि आपके पास 2 से ज्यादा बुक हो, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और उन 2 बुक को घोट मारो और साथ में आरबीएससी को घोट मारो। मैं कह रही हूँ दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगी, ठीक है। और जो 50% सिलेबस मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है उसको बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से आपको करना है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। यदि आप सोचते रहें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बच्चे मैं सिर्फ यही कहूंगी कि कुछ दिन बचे हैं, अपना दिन रात एक कर दो, अपने सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो, सभी सब्जेक्ट का कंटेंट पहले रिवाइज करो। सबसे जरूरी चीज है आपको कंटेंट याद करना। आपका जब कंटेंट क्लियर है तो आप, लेकिन कुछ बच्चे बड़े महान होते हैं, पहले ही प्रैक्टिस करने लग जाते हैं कंटेंट क्लियर होने से पहले प्रैक्टिस नहीं करनी, उससे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, हाय मुझे कुछ आता नहीं है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आपको तभी करनी है जब आपको कंटेंट क्लियर हो। और कंटेंट क्लियर करने के लिए आप एक अच्छा गाइडर, अच्छा मेंटर चुन सकते हो। मैं नहीं कहती, मुझे जो आपको अच्छा लगे, लेकिन प्लीज दुनिया भर के मेंटर मत चुनो, 10-10 मेंटर मत चुनो, 1, 2, 3 मेंटर चुन लो, उनसे ही पढ़ो, उन पे ही विश्वास करो, उन पे ही टाइम लगाओ। 10-10 की क्लास देख के अपना टाइम बर्बाद मत करो बच्चों, बेशकीमती टाइम है ये, वापस नहीं आएगा। और भर्ती निकली है आपको पता है, फिर पता नहीं कब निकलेंगी। तो भाई अपने माँ बाप के सपनों को साकार करो, खूब सारी शिद्दत से मेहनत करो, पढ़ो, कुछ बन के दिखाओ, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना था कि सिर्फ मैं ये कहने आई थी कि बच्चे आप ही अपनी ताकत हो, आप ही अपना सिलेक्शन हो। प्लीज पढ़ना शुरू कर दें, आज से अभी से किताब उठाएं, अपना एक तरीका बना लें कि मैंने पहले इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना, फिर इसको करना, फिर इसको करना है। इस तरीके से आप रीड को पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली अचीव करेंगे। बस मेरा मतलब है एक ही टारगेट बनाएं कि मेरी एक शीट है, मेरी एक शीट है, हर सुबह शाम आपने यही करके पढ़ना है कि एक शीट तो मेरी पक्का है, ठीक है। और कोई इतना भी तीर नहीं है रीट, सच बताऊं ना मुझे कोई इतना मुश्किल नहीं लगा, बल्कि एस्टेट में हमारे इतनी जबरदस्त एसएस आई थी। और रीट में क्या क्या एसएस आ रही है, कुछ स्टैंडर्ड, इतना सा भी स्टैंडर्ड नहीं है रीट की एसएस का। मतलब एस्टेट की इतनी हाई लेवल की आई थी जो हमारी क्लासेस हैं, उन क्लासेस में से यूं कि यूं रीट की एसएस क्लियर है। रीट की बहुत ही आसान आती है। अब रीट की हिंदी भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती, ठीक है। सच बताऊं तो रीट कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं होता, मुझे तो हरियाणा टेट से भी आसान लगता है रीट का पेपर, बट वहाँ मेरिट लेना मैटर करता है, ठीक है ना। तो मेरिट लो, सीधी सी बात है, मेरिट लो और अपने आरबीएससी की किताबें पढ़ो, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लो, साथ में कोई बेस्ट पब्लिकेशन आपको लग रहा है उसको पढ़ लो, ठीक है। लेकिन 2 से ऊपर ना पढ़े, एक किताब को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, 6 बार पढ़ें, जितनी आप में कैपेसिटी उतनी बार पढ़ें। आप देखना उस किताब के पेज पलटने से पहले उस किताब का मटेरियल आपको याद होगा, ना कि आप 50 किताबें पढ़ें, ठीक है। इनसे बचें प्लीज। और
ठीक है। तो आई थिंक इनफ, बस मेरा यही कहना था, जस्ट भाई प्लीज बी मोटिवेटेड, बी स्ट्रॉन्ग एंड गिव योर रिजल्ट बिकॉज यूर पेरेंट्स, यू आर थिंक कि आप किन के लिए पढ़ना चाहते हो, कि आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे जब आपका सिलेक्शन होएगा, है ना यार, बहुत प्राउड होता है। यू आर बी द गवर्नमेंट टीचर, आज के टाइम में बहुत मैटर करती हैं चीज़ें, ठीक है भाई। तो आई थिंक इनफ फॉर द डे, और आप पढ़ोगे, बाद में 1 महीना रह जाएगा, दोबारा से आपके लिए डोज लेके आने वाली हूँ मैं अच्छे वाले तरीके से, ठीक है। आज के लिए बहुत है। और रीट का कोर्स मेरे ऐप पर चल रहा है, अचीवर्स अकेडमी ऐप है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दूंगी, सॉरी, उसको आप दे दूंगी, उसको आप डाउनलोड कर ले। जिन बच्चों को गाइडलाइन नहीं है वो वहाँ से रीट की कंप्लीट कोचिंग है ले सकते हो, लेकिन जिन बच्चों ने पहले कोचिंग ले रखी है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनको गाइडलाइन है, तो वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट एक बार अच्छी गाइडलाइन होना आपके लिए शायद बहुत ज़रूरी होता है, मेरे हिसाब से, आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, और होप सो you are going to be rock in REET exam. Good luck.